everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 3, Block 4, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. So let us start with today's topic. Today's topic is alternative ए परसेप्शन प्रोसीजर्स. सो अब हमने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था इस यूनिट का, उसमें हमने टैट टेस्ट किया था, टेस्ट एंड उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड बाकी उसका यूसेज कैसे होता है, उसमें क्या दिया है, वो सब हमने देखा था. स्कोरिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी. आज हम ए परसेप्शन प्रोसीजर्स जो और इसके अलावा है, थीमेटिक के अलावा, उसके बारे में करेंगे. सो एक जो टेस्ट है उसको बोलते हैं सदर्न मिसिसिपी, SMTAT, SM टैट. सो ये जो टेस्ट है ये भी इसी के ही जैसा है, इसी से मिलता जुलता है, जस्ट टैट का ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं आप. इसमें जो पिक्चर्स हैं वो फैमिली ऑफ मैन फ़ोटो ऐसे कलेक्शन करके, जो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है 1955 की, उसमें से कुछ पिक्चर्स निकाली गई हैं. और ये टेस्ट ज़्यादा बेटर माना गया है टैट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टोरीज़ को बैलेंस किया गया है. और जो भी मतलब जो पिक्चर हम दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट को, सो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसी स्टोरी बनाता है, ऑफ कोर्स. बट देन उसमें जो स्टोरी में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो उसमें से पॉजिटिव भी उतना ही निकल सकता है जितना निगेटिव निकल सकता है. मतलब दोनों बैलेंस्ड है. ऐसा नहीं है कि उस पिक्चर को देख के आपको सिर्फ निगेटिविटी ही आएगी और आप निगेटिव स्टोरी ही बना पाओगे, जैसे कि टैट में था. वैसा नहीं है इसमें. सो इस तरह से ये टैट से बेटर है. देन इसमें एक्शन और एनर्जी लेवल जो मेन कैरेक्टर के हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, जिसको देखकर जो सब्जेक्ट है वो अपने मेंटल स्टेटस के हिसाब से स्टोरी बना सकता है. मेन कैरेक्टर की एनर्जीज के बारे में अच्छे से हमें पता चल जाता है. ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स हैं जो कुछ समझाती हैं, बताती हैं. ऐसी एम्बिगुअस सी नहीं है जो टैट में आपको देखने के लिए मिली थी. एंड टैट से भी ज़्यादा एम्बिगुअस आपको मिलती हैं रॉर्शैक टेस्ट में. नाउ अगर हम कंपैरिजन करें टैट एंड SM टैट की, सो टैट में जनरली निगेटिव एंड लो एनर्जी स्टोरीज आपको मिलेंगी, और ये जो न्यू प्रोसीजर है इसमें ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस होंगे. सो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको इसमें दिखाई देंगे टैट के कंपैरिजन में. ये ज़्यादा एंड मॉडर्न भी है आज की डेट में. और जो टेस्ट हैं वो है कैट टेस्ट, जिसको हम चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो उन बच्चों के लिए बना है जिनकी एज ग्रुप 3 से 10 ईयर्स की होती है. और इसमें स्टिमुलस जो होता है जितना भी, वो एनिमल्स के फॉर्म में होता है. इसमें ह्यूमंस नहीं दिखाई देते. कुछ ऐसे भी इसके और भी टेस्ट हैं, जो अल्टरनेटिव टेस्ट है जिसमें ह्यूमंस भी हैं, बट जो बच्चों का है उसमें फिर दो कैटेगरीज में है. एक एनिमल वाला है. इन्होंने ये बताया कि स्पेसिफिकली ये जो कैट टेस्ट है ये वो ए परसेप्शन टेस्ट है जो लैटिनो एंड लैटिना चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था. अब लैटिनो लैटिना क्या है? लैटिनो होती हैं जो लैटिनो है लैटिन अमेरिका के बॉयज़ या मैन, एंड लैटिना जो हैं वो लैटिन अमेरिका की गर्ल्स या लेडीज़, उनके लिए ये टर्म यूज़ होता है लैटिनो लैटिना. अब बात आती है लैटिन अमेरिका क्या. लैटिन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को मिला के जो एरिया बनता है जहाँ पे स्पेसिफिकली लैटिन बोली जाती थी, वो उस पोर्शन को हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं. तो वहाँ से जो बिलोंग करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको हम लैटिनो एंड लैटिना नाम से जानते हैं. सो ये तो थी जनरल नॉलेज की बात कि लैटिना लैटिनो क्या होता है. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं टेल मी अ स्टोरी टेस्ट. टेल मी अ स्टोरी टेस्ट जो है, एक इसको मल्टी कल्चर थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं. और ये बेसिकली माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है और नॉन माइनॉरिटी वाले चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के लिए बनाया गया है. इसमें जो भी स्टिमुलस के कार्ड्स होंगे ना वो ये ग्रुप में भी दिया जा सकता है. एक्सटेंसिव नॉर्मेटिव डाटा है हर एक ग्रुप के लिए. मतलब इसमें बहुत सारे कार्ड्स होंगे जो माइनॉरिटी के लिए भी अवेलेबल है, नॉन माइनॉरिटी के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, इस तरह से. सो जो स्टिमुलस कार्ड है
उसमें कुछ रेस्पॉन्सेज निकल के आएंगे, मतलब जैसे ही आप कार्ड देंगे बच्चे को या एडोलेसेंट को, सो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में उस कार्ड से रिलेटेड चलेगा। एंड देन उस वो कलर्ड भी होगा, उसमें कलर भी ऐसे होंगे जिससे आप को स्टोरी बनाना इजी हो जाता है, आपको इमोशन पहचानना इजी हो जाता है। सो ये जो कलर है ये फेलिसिटेट करते हैं कि इंसान कुछ बोले उसके बारे में, और इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करते हैं वो कलर्स। सो इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये टैट से कैसे अलग है, जो टेल मी ए स्टोरी टेस्ट है, या मल्टी कल्चर थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट भी इसे कहते हैं, ये कैसे अलग है टैट से, वो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स में बताया हुआ है ना। जैसे इसका मेन फोकस होता है पर्सनालिटी फंक्शंस पे, जो इंसान इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इंटरनलाइज कर लेता है, मतलब कि उसके प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको वो इंटरनलाइज कर लेता है, और उसका जब दूसरों के साथ रिलेशन होता है या दूसरे रिश्तों में वो उसको जनरली रिफ्लेक्ट करता रहता है। सपोज किसी इंसान ने बचपन में धोखा खाया है, बच्चों के लिए तो है ही ये, बट देन छोटे में ही बच्चे ने कुछ ऐसा चीटिंग फेस किया है, तो वो आप बाकी के रिश्ते जो उसके बनेंगे उनको वो डिस्ट्रस्ट के फॉर्म में देखेगा, शक करेगा। सो मतलब उसने क्या किया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो इंटरनलाइज चीज़ें थी उनको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली पर्सनालिटी फंक्शन को पे फोकस करता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, इंट्रासाइकिक डायनामिक्स भी उसकी पता चल जाती हैं। अगेन इस टेस्ट में आप देखेंगे इसमें 23 कार्ड्स होंगे, क्रोमेटिक पिक्चर्स होंगी, मतलब कलर्ड पिक्चर्स होंगी, एंड टैट में हमने 19 ए क्रोमेटिक एंड 1 ब्लैंक कार्ड देखा था, है ना। सो इस तरह से वेरिएशन है। टेल मी ए स्टोरी टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली मीनिंगफुल स्टोरी बनाने के लिए इंस्पायर करता है सब्जेक्ट को, जिससे हमें उसके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने आ जाते हैं, स्पेसिफिकली बाइपोलर पर्सनालिटी फंक्शंस जो होते हैं उसके उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो पता चल जाता है। जबकि टेट टेस्ट जो होता है ये एम्बिगुअस स्टिमुलस होता है, यानी जो कार्ड्स होते हैं बहुत एम्बिगुअस होते हैं, और इसमें उससे मीनिंगफुल स्टोरीज फिर भी बनाई जा सकती है। तो दोनों में फ़र्क यही है कि उसमें जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसमें ऐसा हमें बस मीनिंगफुल स्टोरी बन सकती है और कुछ नहीं हो पाता है। टेल मी अ स्टोरी के बारे में और भी इन्होंने बताया कि इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया कि दोनों इमोशंस इक्वल हैं, दोनों पोलैरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये। सो इंटरपर्सनल फंक्शंस एंड कॉग्निशंस के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है इंसान के बारे में। जबकि टैट जो है वो स्पेसिफिकली नेगेटिव इमोशंस को एंड डिप्रेसिव मूड एंड हॉस्टिलिटी पे ज़्यादा जोर देता है। नाउ टेल मी अ स्टोरी के नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने डिफरेंस, ये क्योंकि पॉइंट वाइज दिया है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो टेल मी अ स्टोरी टेस्ट में स्टिमुलस कार्ड्स जो होते हैं ये कल्चरली रेलिवेंट है, जेंडर सेंसिटिव है, एंड एम्बिग्यूटी नहीं दिखाई देती है इसमें, जबकि उसमें दिखाई देती है। सो ये देखना है। एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजिकल ए परसेप्शन टेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है एल्डरली लोगों के लिए होता है ये, ऐसे जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये कार्ड्स होते हैं इसमें। और इसमें कुछ सीन बताए जाते हैं जो बेसिकली एल्डरली लोगों से कंसर्न्ड होते हैं, जैसे कि लोनलीनेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब। इसी से ही मिलता जुलता एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सीनियर ए परसेप्शन टेक्निक। सो अगेन नाम से पता चल रहा है ये भी उसी का ही ऑल्टरनेटिव है जेरोंटोलॉजिकल ए परसेप्शन टेस्ट का, और बिल्कुल वैसे ही कंटेंट होते हैं जैसे जेरोंटोलॉजिकल ए परसेप्शन टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ अब ये मेजर क्या करते हैं, जैसे अगर आपने सपोज किसी ओल्डर पर्सन को दिया, सो इसका जो स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि उसका वो जब आप स्कोर करेंगे तो आपको ये नोटिस करना है कि इंटरपर्सनल उसके रिलेशनशिप क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो स्टोरी एल्डरली पर्सन ने आपको बताई है। हेल्थ रिलेटेड या इंट्रासाइकिक डायमेंशंस उसके कैसे हैं, मतलब हेल्थ के बारे में वो कुछ अपनी स्टोरी में जिक्र कर रहे हैं। इंट्रासाइकिक डायमेंशंस मतलब कि किस तरह से वो खुद को देखते हैं या खुद को किसी सिनेरियो में महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें पता चलेगा। उनका एक्सपीरियंस कैसा है लाइफ में अभी, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा उनकी स्टोरी से। तो इसमें टोटल 20 आइटम्स होंगे जो गेरंटोलॉजिकल ए परसेप्शन टेस्ट है। और इसमें जो स्टोरीज़ हैं बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो भी वो बोलेंगे आप उसको लिख भी सकते हैं, जो एग्जामिनर है वो उस चीज़ को कहीं पर नोट डाउन कर सकता है कि सीनियर सिटीजन ने आपसे क्या बात करी है।
अगेन इसमें इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ स्कोरिंग का बताई है, 0 फॉर टॉलरेंस आप डालेंगे एंड लैक ऑफ टॉलरेंस के लिए आप 1 स्कोरिंग देंगे। सो अगर आपको टॉलरेंस को स्कोर करना है तो इस तरह से आप स्कोरिंग का इन्होंने बताया है। और भी जो चीज़ें आपको पता चल सकती है वो पता चल सकता है, जैसे कि वो लोनलीनेस को कैसे टॉलरेट करते हैं, या सेपरेटेडनेस अगर सबसे सेपरेट होकर रह रहे हैं तो वो उसको कैसे टॉलरेट करते हैं, वो आप एग्जामिन करेंगे उनकी स्टोरी में। फिर उनके उनका एफिलिएशन दूसरों के साथ कैसा है, मतलब रिश्ते कैसे हैं, दूसरों से इंटरेक्शन कैसा है, वो उसको आप नोट डाउन करेंगे। देन अगर उनको किसी चीज़ का डर है, कुछ लूज़ करने का डर है अपनी प्लेस को या अपने स्टेटस को कम्युनिटी में, वो भी उनकी स्टोरी में रिफ्लेक्ट होगा, वो भी आप डालेंगे। एंड देन अपनी अगर कुछ हेटेरोसेक्सुअलिटी के बारे में उनके कंसर्न है, जैसे कंपेनियनशिप के बारे में, सोशियबिलिटी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, वो चीज़ें भी आप उसमें नोट डाउन करेंगे। नाउ कमिंग टू कैट टेस्ट, मतलब कि चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट। अगेन ये इंडिविजुअली हम एडमिनिस्टर करते हैं। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी कि जो बच्चा बोलेगा, स्टोरी बताएगा, उससे हमें बच्चे के बारे में बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें जो एज ग्रुप है वो 3 से लेके 10 ईयर्स तक के बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। सो बेसिक हमारा इंटेंशन क्या होता है इस टेस्ट से, हम मेज़र करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके, उसका एटीट्यूड, साइकोडायनामिक प्रोसेसेस जो भी उसके अंदर चल रहे हैं, और ऑब्वियसली प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि 10 साल से पहले प्यूबर्टी शुरू नहीं होती है, टीनेज में शुरू होती है। सो इसीलिए प्री प्यूबर्टल वर्ड आया है। सो उन बच्चों के लिए उनमें ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप सीरीज ऑफ पिक्चर बच्चे को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसमें ये पूरी सिचुएशन क्या है बताओ, और ये जो पिक्चर है इसमें क्या स्टोरी चल रही होगी ये सब समझाओ, लोग क्या कर रहे हैं या एनिमल क्या कर रहा है ये बताओ। एंड ये चीज़ें एग्जामिनर जो है बच्चे से निकलवा सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, और बच्चा क्या उसके बारे में बोल रहा है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ओरिजिनली जो कैट डेवलप किया गया था वो साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स जो बच्चे के अंदर चलते हैं उसके पर्टिकुलर स्टेज में, चाइल्ड चिल्ड्रन, जब आप बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, तब आपने बहुत सारे स्टेजेस पढ़े थे, है ना, बच्चों के, कि कैसे बड़ा होता है तो उसके डिज़ायर क्या हो जाते हैं, उसकी नीड्स क्या हो जाती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। सो वो सारी चीज़ें उस स्टेज में क्या पॉसिबल है वो आप नोट डाउन करते हैं इसमें। जो कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चे के अंदर चल रहे हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि उसके रिलेशनशिप इश्यूज़ क्या हैं, पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ कैसे है, वो सारे रिलेशनशिप्स के बारे में वो हो सकता है कुछ बताए स्टोरी में, तो आपको नोट डाउन करना होगा। देन सिबलिंग राइवलरी तो नहीं है, क्योंकि बच्चों में ये बहुत देखा गया है, कॉम्पिटिशन होता है सिबलिंग्स के बीच में, है ना, कोई फेवरेट चाइल्ड होता है पेरेंट्स का, फेवरेट तो सारे होते हैं बट बच्चे को ऐसा परसीव होता है कि बाकी फेवरेट है, मैं फेवरेट नहीं हूँ, या मैं फेवरेट हूँ बाकी नहीं है। सो उसका परसेप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। देन उसका एग्रेशन भी है, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो वो भी उसको स्टोरी में आपको समझ आ जाएगा। और ये क्लिनिकल इवेलुएट, अब तो पहले तो बस इतनी चीज़ों के लिए यूज़ होता था, अब ये क्लिनिकल इवेलुएशन के लिए भी यूज़ होता है। सो अब अगर हम कैट के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लियोपोल्ड बेलेक एंड सोनिया सोरेल बेलेक ने डेवलप किया था ये वाला टेस्ट। एंड ये टैट टेस्ट का ही ऑफशूट है, मतलब कि टैट टेस्ट जो है उसी की कॉपी करके ये बनाया गया है, बट क्योंकि बच्चों के लिए बनाया जा रहा है इसीलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वो क्या है वो आगे हम समझेंगे। सो और जो इनकी जो बेस था इस टेस्ट को बनाने का वो था कि हेनरी मुर्रे की जो नीड बेस्ड थ्योरी थी ऑफ पर्सनालिटी, उसको देखते हुए इन्होंने बनाया है। और इसका जो रीसेंट रिवीजन है वो 1996 में किया गया था। जो ओरिजिनल कैट है उसमें 10 पिक्चर्स आपको एनिमल्स की मिलेंगी, जैसे और वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे ह्यूमन सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ह्यूमंस क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं बेड पे या गेम्स खेल रहे होते हैं, उसी तरह से इन्होंने एनिमल्स को डाला हुआ है। सो इस वर्जन में आप देखेंगे जिसको कैट ए के नाम से भी जानते हैं, CAT एंड स्लैश, नॉट स्लैश, हाइफन
ए। सो कैट ए बोलते हैं इसको। तो इसमें जो एनिमल्स हैं वो लिए गए हैं पिक्चर में, बिकॉज बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली एनिमल्स से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। दैट इज़ वाई वो बच्चों की जो कार्ड्स हैं उसमें एनिमल्स डाले गए हैं। तो हर एक पिक्चर में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कार्ड में ऐसी चीज़ एक्टिविटी है जिसको बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं तो अकेले एडमिनिस्टर करना है, कभी ग्रुप में नहीं करना है। और वैसे तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ये टाइम 10-20 से लेके 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाता है ये टेस्ट। काफ़ी आसानी से हो जाता है। रूम आपको ऐसा रखना है जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो टेस्ट ले रहा है एग्जामिनर, वो एंड बच्चे के अलावा कोई और होना नहीं चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे बच्चे को या डिस्टर्ब करे या बच्चे की नज़र बार बार उस पर जाए। इस तरह का एरिया होना चाहिए। जो सेकेंड वर्जन कैट का आया है उसको कैट एच कहते हैं। इसमें 10 पिक्चर्स है जिसमें ह्यूमन बींग्स डाले गए हैं। अब इस सेम सिचुएशन में जिस सिचुएशन में एनिमल्स थे, सो सिर्फ फ़र्क इतना है कि ह्यूमंस आ गया है। अब होता क्या है कि जब कैट ए हमने डिज़ाइन किया था तो वो हमने छोटे बच्चों के लिए किया था। लेकिन जो हम ह्यूमंस का कर रहे हैं उनका हमने थोड़ा 7 से लेकर 10 ईयर्स तक के बच्चे डाले हुए हैं उसमें, उनके लिए किया गया है क्योंकि वो ह्यूमंस को ही प्रिफर करते हैं फिर। सो 7 ईयर्स तक आप एनिमल वाला यूज़ कर सकते हैं एंड 7 से 10 ईयर्स तक के लिए आप ह्यूमंस को यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन वाला। तो कैट ए एंड कैट एच। कैट ए इज़ टिल द एज ऑफ 7 ईयर्स, 3 to 7, एंड देन कैट एच इज़ फ्रॉम 7 years to 10 years। सो ये जो पिक्चर्स कैट में आप देखेंगे उसमें बच्चा जो है वो अपनी फैंटेसीज़ बता सकता है। बच्चे की जो फैंटेसीज़ हैं वो सामने आएंगी। हम उसको स्टोरी टेलिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं सो दैट और हमें पता चले। सो इन्होंने यहाँ पे बताई है कि क्या क्या पिक्चर्स हैं वो 10 पिक्चर्स क्या हैं और उसमें क्या दिया गया है। सो आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं बुक से। सो ये 10 पिक्चर्स क्या है मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। बेबी चिक seated around a table and an adult chicken appearing in the background. फिर a large bear and a baby bear playing tug of war. A lion sitting on a throne being watched by a mouse through a peephole. A mother kangaroo with a joey मतलब बेबी कंगारू जो होता है in her pouch and an older joey beside her. Two baby bears sleeping on a small bed in front of a large bed containing two bulges. A cave in which two large bears are lying down next to a baby bear. A ferocious tiger leaping toward a monkey who is trying to climb a tree. Two adult monkeys sitting on a sofa while another adult monkey talks to a baby monkey. A rabbit sitting on a child's bed viewed through a doorway. A puppy being spanked by an adult dog in front of a bathroom. अ, ये जो कार्ड्स हैं सारे, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट हमें समझ में आ रही है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड। सो चाइल्ड अब क्या बताता है, उससे क्या पर्सपेक्टिव निकाल के बाहर लाता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ ने उसको इम्पैक्ट किया है, वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। सो ह्यूमन वर्जन में भी यही सेम चीज़ें होंगी, बस ह्यूमंस आ जाएंगे, एडल्ट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे। एनिमल की जगह ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दिया गया है। सो जेंडर आइडेंटिटी एक टर्म है जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, वो भी हमें पता चल जाती है क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है किसी पर्टिकुलर जेंडर से। सो जब एनिमल्स को हम डालते हैं तो उसमें जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता बच्चा, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसी जेंडर से। सो दैट इज़ वाई जब हम ह्यूमन को डालते हैं उसमें तो वो अपने आप को सिमिलर जेंडर के पर्सन से रिलेट कर सकता है। सो ये जो पिक्चर्स हैं ये बच्चे को एनकरेज करते हैं कि वो स्टोरीज़ बनाए। उनको वो कंपटीशन को कैसे देखते हैं, इलनेस, इंजरी, ब्रेन इमेजेस, फैमिली लाइफ, स्कूल सिचुएशन, इन सब के बारे में वो कुछ बताए। इस चीज़ के लिए हम एनकरेज करते हैं। सो जो मैनुअल है वो यही सजेस्ट करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ वेरिएबल्स को नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि चाइल्ड जब अपनी स्टोरी बोल रहा होता है तो आपको ये देखना है कि उस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर जो हीरो है वो कौन है एंड उसकी नीड्स क्या है प्रोटैगनिस्ट
टेस्ट की उसके रिलेशनशिप क्या हैं बाकी अपने एनवायरमेंट में विजिबल लोगों के साथ। एंड देन पिक्चर में बच्चे की एंग्जाइटीज़, फियर एंड साइकोलॉजिकल डिफेंसेस जो हैं वो भी आपको नोट डाउन करना होगा। नाउ अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव स्केल नहीं है हमारे पास। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है दैट पर्सन शुड बी ट्रेन्ड, बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे स्कोर करना है। और जो स्कोरर है उसके इंटरप्रिटेशंस जो है वो फिर बहुत सारे वेरिएबल को कंसीडर करते हुए होना चाहिए, जैसे कि इसमें प्राइमरी थीम क्या है उसकी स्टोरी की, उसमें हीरो या हीरोइन कौन है, देन उसकी ड्राइव्स है या उसकी नीड्स कुछ है, तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा हीरो हीरोइन की। एंड जो एनवायरनमेंट है उसमें पूरा क्या चल रहा है, स्टोरी में क्या एनवायरनमेंट दिखाया बता रहा है बच्चा, और बच्चे के परसेप्शंस क्या है उन फिगर्स को लेकर, उस पिक्चर में जो भी फिगर्स दिख रही हैं उसके मेन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, एंग्जाइटीज़, डिफेंसेस, इन सब को आपको नोटिस करना होगा। एंड देन अगर चाइल्ड के सुपर ईगो का फंक्शन क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब वो क्या अचीव करना चाहता है स्टोरी के थ्रू, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके इंटेंशंस को। एंड देन चाइल्ड अपनी ईगो को कैसे इंटीग्रेट करता है सुपर ईगो के साथ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताऊं, हमारे तीन ईगो स्टेट होते हैं, एक आईडी होता है, एक सुपर ईगो होता है और एक ईगो होता है। सो जो आईडी होता है वो होता है जो एक छोटे बच्चे के अंदर आप देखते हैं, जिसको सही और गलत की पहचान नहीं होती, उसको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए है, मतलब उसको क्या चाहिए। जब मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, इन्फेंट की, सो वो सिर्फ प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो कैसे भी उसको अचीव करना चाहता है। फिर उसको सही और गलत तरीका पता नहीं होता क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर ईगो डेवलप हो जाती है। ईगो जो होती है वो हमें उसको अचीव करने में, जो हमारा आईडी डिज़ायर करता है उसको एक सेंसिबल एंड रूल्स को फॉलो करते हुए अचीव करने में हेल्प करती है। एंड सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो मोरालिटीज़ एंड वैल्यूज़ को फॉलो करता है एंड वो कुछ भी गलत नहीं होने देता है। सो इस तरह से हम इन तीनों को देखते हैं। आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि हमने कैसे पढ़ा था ईगो के बारे में। इन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी बताया है कि जहाँ पे एक कार्ड के बारे में मैंने रीड करके बताया था, जहाँ पे फिरोशियस टाइगर था जो लीप कर रहा है एंड मंकी जो है वो क्लाइंब करके भागने की कोशिश कर रहा है। सो अब इसमें बच्चा दो तरह की स्टोरी बना सकता है। मे बी बच्चा ये भी बोल सकता है कि मंकी एंड टाइगर खेल रहे हैं आपस में, या बच्चा ये भी बोल सकता है कि मंकी जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है क्योंकि टाइगर उसको पनिश करना चाहता है। तो इससे आपको उसके डिफेंसेस के बारे में पता चलेगा, उसके डर के बारे में पता चलेगा, किस चीज़ कौन सी चीज़ें उसको बॉदर करते हैं ये पता चलेगा। नाउ जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है जैसे कि कैट है, वो हमें बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हमें मिल सकता है अगेन, है ना। सो कोई भी रेस्पॉन्स सही और गलत तो होता नहीं है। और जो उसकी स्कोरिंग है वो भी डिपेंड करती है कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से उसको स्कोर कर रहा है और चाइल्ड की स्टोरी को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सो हमारे बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट जब भी हम ये कैट टेस्ट लें उससे पहले हम बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर जान लें। बच्चे के कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो तो बहुत अच्छा है, और अगर उसके कुछ और भी टेस्ट किए गए हैं तो उनका रिजल्ट भी हमारे पास हो तो अच्छा है। सो उससे क्या होगा, जब भी हम बच्चा जो भी स्टोरी बोल रहा है अगर हम उसको कोरिलेट करके आइडेंटिफाई करके स्कोरिंग करें और इंटरप्रिटेशन करें, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अदरवाइज़ ये अकेले टेस्ट का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका गलत इंटरप्रिटेशन होना भी बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसानी से हो सकता है। एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज बहुत आसानी से मिल सकते हैं हमें। जो इस कैट टेस्ट में जो कोई भी जो भी एग्जामिनर है, चाहे ही है या शी है, जो भी एनालाइज कर रहा है बच्चे के रेस्पॉन्सेज को, उसको साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस उसके पास हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया क्लिनिकल इवेलुएशंस होने में बहुत हेल्प मिलती है, हमें चाइल्ड के इंसाइट के बारे में पता चल सकता है ना। प्रिकॉशंस हमें क्या लेना चाहिए जब साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई भी प्रोफेशनल जो ये कर रहा है, वो सबसे पहली चीज़ वो ट्रेंड होना चाहिए। उसकी जो इंटरप्रिटेशंस होंगी वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। और उसको साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो भी इस कैट टेस्ट में यूज़ की गई हैं, जिस वजह से ये पिक्चर्स बनाई गई थी, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी कंक्लूजन वो टेस्ट का रिजल्ट का निकाले वो बहुत कॉशियस होकर निकालना पड़ेगा जो प्रोफेशनल है उसको। नाउ कैट टेस्ट को है ना लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं क्योंकि इसमें है ना कोई ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं है। अगेन बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब जो स्कोरर है वो गलतियां करे या वो बायस हो जाए, है ना, चीज़ को लेकर। हो सकता है उसको जो टेस्ट देने वाला बच्चा है उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया,
तो वो बच्चा चाहे कुछ भी स्टोरी बता रहा है वो उस पर ना ध्यान देके बच्चे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाए, या उसको वो खुद पर्सन के खुद के कुछ ऐसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या ट्रॉमास हैं जो वो रिफ्लेक्ट कर दे उस स्टोरी में। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्कोरर है वो बायस्ड ना हो। और देन अगर, क्योंकि इस टेस्ट का कोई एक्सेप्टेड एविडेंस नहीं है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को लेकर, तो ये अकेला टेस्ट काफ़ी नहीं है किसी क्लियर कट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। सो इसीलिए इस टेस्ट को जब भी हम यूज़ करते हैं तो एज अ सप्लीमेंट टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट द डायरेक्ट वन सिंगल टेस्ट टू डायग्नोस। सो इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो टेस्ट को जब हम टेस्ट में जब हम मेजर्स करते हैं, यानी कि नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, उसके मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, तो कोई रिलायबल एंड वैलिड वे नहीं है करने का। सो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला एक और कार्ड था जो मैंने रीड किया था कि दो बेयर टग ऑफ वार चल रहा है वो सब। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा और आपको एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। और आई विल सजेस्ट कि अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं पढ़ने के पहले, तो एक बारी इसको वीडियो को वॉच करने के बाद सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक। However, I have tried my level best to explain you whatever was possible in the short video. So if you find these videos beneficial, then do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Take care of yourself. Bye bye.